गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है राइबोसोम की। हमने राइबोसोम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S जो राइबोसोम होगा वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन जो 80S होता है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है राइबोसोम में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। तो देखो, ये जो राइबोसोम की सब यूनिट होती है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। लार्जर सब यूनिट डॉम शेप की होती है और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों सब यूनिट है इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होगा वो मेनली बेस्ड ऑन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। राइबोसोम का एक्सटर्नल अपीयरेंस बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो देखो, अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है, ये जो राइबोसोम है ये इस तरह से जॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, मींस अगर मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है अगर वो मैक्सिमम है तो ये राइबोसोम की सब यूनिट एसोसिएशन में शो होती है। लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो ये दोनों सब यूनिट क्या होती हैं? सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा फैक्टर है कि जो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन है अगर हम इसको 10x तक इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो राइबोसोम के डाइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 3 केस है। अगर Mg+2 की कंसंट्रेशन अगर मैक्सिमम होती है तो ये दोनों सब यूनिट अटैच रहती है। अगर इनकी मिनिमम हो जाती है तो क्या होता है? दोनों सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर तीसरा है कि मैग्नीशियम+2 आयन की कंसंट्रेशन को अगर हम 10x तक इंक्रीज़ कर देते हैं तो क्या होता है? राइबोसोम के डाइमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो फंक्शंस। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मीन्स यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो देखो ये जो राइबोसोम है इसमें अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिसके कारण वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन के सिंथेसिस में डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जो राइबोसोम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, राइबोसोम हमारा कंप्लीट है। अब उसके बाद आता है पेरोक्सीसोम। तो देखो, ये जो पेरोक्सीसोम है ये पेरोक्सीसोम फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डवे इन 1965। 1965 में क्रिश्चियन डी डवे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्टली डिस्कवर्ड पेरोक्सीसोम। ठीक है, तो ये देखो 1960 पेरोक्सीसोम फर्स्टली सीन इन लिवर सेल। देखो, सबसे पहले जो पेरोक्सीसोम था उसको लिवर सेल के अंदर डिस्कवर किया गया। लिवर सेल का जो पेरोक्सीसोम होता है उसका साइज़ होता है 0.50 mm। ठीक है, लिवर सेल में मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सीसोम। ठीक है, लिवर सेल का जो सेल मास होता है उसका 1 to 2% पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अदर सेल्स होंगी उनमें पेरोक्सीसोम होंगे वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, जैसे 0.15 to 0.25 mm साइज़ के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो पेरोक्सीसोम होता है ये प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी में पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होता है। तो देखो, प्लांट्स जो है उनकी मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है पेरोक्सीसोम, लेकिन एनिमल्स की लिवर एंड किडनी सेल्स में पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो पेरोक्सीसोम जो होता है वो किस टाइप का होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होता है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का होता है और यूकैरियोटिक जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी में पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो पेरोक्सीसोम है इसको हम पेरोक्सीसोम ही क्यों कहते हैं? तो देखो, ये जो टर्म पेरोक्सीसोम है ये फर्स्टली प्रपोज्ड बाय डी डवे। डी डवे ने क्यों प्रपोज की? देखो, इसमें क्या होता है कि ये जो पेरोक्सीसोम है बिकॉज इट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस भी करता है और उसको कंज्यूम भी करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? इसे पेरोक्सीसोम कहा गया।
अब आगे देखो, ये जो पेरोक्सिसोम होता है इसमें डीएनए और राइबोसोम एब्सेंट होता है, लेकिन जो इससे पहले जो हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उन सब में क्या होता है, डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मीन्स वो क्या करते हैं, अपना रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं और अपने प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। लेकिन पेरोक्सिसोम जो होता है उसमें राइबोसोम भी एब्सेंट है और डीएनए भी एब्सेंट है। ठीक है, तो इसके जो प्रोटीन होंगे उनको एनकोड कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। वो देखो वो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद देखो मॉर्फोलॉजी में जो पेरोक्सिसोम होता है वो ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है, इनका डायामीटर 0.15 टू 0.50 mm तक होता है और 80 to 100 पेरोक्सिसोम प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल है उसमें 80 to 100 पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो पेरोक्सिसोम होता है इसमें क्या होता है, ग्रैन्युलर मटेरियल प्रेजेंट एट द सेंटर। पेरोक्सिसोम है यहाँ पर, पेरोक्सिसोम के सेंटर रीजन में क्या होता है, ग्रैन्युलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्रैन्युलर मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनकर या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके एक सॉलिड कोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लिवर सेल जो होंगी उनका 1 to 2% ऑफ सेल मास जिसमें कि पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होता है। अब आगे देखो, पेरोक्सिसोम जो होगा उसमें इम्पोर्ट प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल। पेरोक्सिसोम जो है उसके पास राइबोसोम एब्सेंट है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस तो खुद नहीं कर सकता, तो ये जो पेरोक्सिसोम है ये अपने प्रोटीन कहाँ से लेगा, साइटोसोल से या फिर साइटोप्लाज्म से लेता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पेशल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को साइटोसोल से सेलेक्ट करते हैं और उनको पेरोक्सिसोम के अंदर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये जो वेरी स्मॉल पेरोक्सिसोम, देखो कुछ जो पेरोक्सिसोम थे उसमें सॉलिड कोर प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे पेरोक्सिसोम होते हैं जिनमें कि ये सॉलिड कोर एब्सेंट होती है और वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ के पेरोक्सिसोम होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो पेरोक्सिसोम। ठीक है, अब आगे देखो कि ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम कैसा होता है, यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा डीएनए एब्सेंट होगा और राइबोसोम एब्सेंट होगा। अगर यहाँ पर डीएनए और राइबोसोम एब्सेंट है तो ये जो पेरोक्सिसोम है ये अपना प्रोटीन कहाँ से लेगा, साइटोप्लाज्म से लेगा। ठीक है, और इसके जो साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को पेरोक्सिसोम का प्रोटीन जो होता है वो कौन एनकोड करता है, न्यूक्लियस एनकोड करता है। वो कैसे, देखो सिंगल सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इस डीएनए जेनेटिक मटेरियल से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, देखो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और एमआरएनए से ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखो डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल से एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद में ये जो एमआरएनए है इससे आगे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होगा यहाँ पर और उसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अमीनो एसिड की चेन होती है यहाँ पर, उनको कोड करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा और वो चेन किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। और ये प्रोटीन कहाँ जाएंगे, इस पेरोक्सिसोम के पास जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम। फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम में क्या होता है, फर्स्ट है यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑफ बाय पेरोक्सिसोम। इसमें देखो इन पेरोक्सिसोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसमें क्या क्या होगा, यूरेट ऑक्सीडेज होगा, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज होगा,
एल अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज होगा। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ H2O2, H2O2 का प्रोडक्शन करते हैं। और ये H2O2 होती है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, ठीक है। जब ये पेरोक्सीसोम यहाँ पर ये टॉक्सिक H2O2 बनती है, इसका अगेन डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। तो देखो ये यहाँ पर पेरोक्सीसोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोड्यूस करता है। और ये जो कैटेलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, जो कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगेन डीकम्पोजिशन करता है इसका, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब आगे देखो, सेकंड है कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो है उसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होती है, वो किसके थ्रू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू। वो किस तरह से होती है, देखो H2O2 है, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है किस किस को, फॉर्मिक एसिड को, फॉर्मेल्डिहाइड को, अल्कोहल को और फिनोल को। इन सभी को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्या यहाँ पर क्या होता है, इन सब का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलेज एंजाइम। कैटेलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल एंड फिनोल, इन सब का ऑक्सीडेशन कौन करता है, H2O2 करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर RH2 ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। इसके साथ में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, जो कि फिर आगे किसका फॉर्मेशन होगा, H2O2 का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ग्रुप है ये अलग से अलग होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हमें क्या करना था, यहाँ पर मेन हमारा मोटिव क्या था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करना। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो जाती है, ये किस टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इसीलिए इसका कैटेलाइसिस किया जाता है, कैटेलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। कैटेलाइसिस करने के बाद में, कैटेलाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ट्वाइस ऑफ H2O2 को कैटेलाइज करने के लिए कैटेलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2 में इसे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कैटेलेज एंजाइम ने क्या किया, इस H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन किया, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करने का क्या मतलब है कि H2O2 थी हमारे पास, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, ठीक है। अब इस टॉक्सिक मटेरियल को अगेन हमारे लिए बेनिफिशियल मटेरियल या फिर नॉन हार्मफुल मटेरियल में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखो, फर्स्ट था यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाय पेरोक्सीसोम, सेकेंड है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन पेरोक्सीसोम, एंड थर्ड इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड होती है, फैटी एसिड जो होंगे उनका बीटा ऑक्सीडेशन करने के लिए भी हमें पेरोक्सीसोम की रिक्वायरमेंट होती है। पेरोक्सीसोम में ही एनिमल सेल्स या मेमेलियंस जो होते हैं ना, मैमल्स जो होते हैं उनमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और दूसरा होता है पेरोक्सीसोम। इन दोनों में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होंगे उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल या फिर एसाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिर इस एसाइल को एंजाइम ए को हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ पर ये एसिटाइल को एंजाइम जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखो मैमल्स में जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सीसोम में होगा, लेकिन प्लांट्स और यीस्ट में बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो पेरोक्सीसोम में ही होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जो पेरोक्सीसोम मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये प्रोटीन जो होंगे उनको सिंथेसाइज इन राइबोसोम प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो प्रोटीन है इसको कौन सिंथेसाइज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, देखो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उस टाइम पर बताया था कि इसकी सरफेस पर इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और पेरोक्सीसोम मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका सिंथेसिस भी कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वही इनका सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। पेरोक्सीसोम कंप्लीट है।
सेल ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है।